अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी है, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। माँ एक ऐसा वजूद है जिसका नाम ज़बान पे आते ही मुंह में शरीनी घुलने लगती है। माँ दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जो अपनी खुशियाँ दाव पर लगाकर औलाद की परवरिश करती है। नाजरीन, हर शादीशुदा खातून की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने और अपनी औलाद की हर ख्वाहिश को पूरा करे। औलाद जैसी नेमत हासिल करना हर शादीशुदा जोड़े का ख्वाब होता है, लेकिन औलाद की नेमत हर किसी को नसीब नहीं होती। ऐसे में हमें सब्र, शुक्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया इससे बिल्कुल बरक्स है। हमारा माशरा और बिलखसूस खातून के अहले खाना आए रोज इस खातून को औलाद न होने के ताने दे देकर खातून को डिप्रेशन जैसी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो खातून जज्बात और आए रोज की तानाजनी से तंग आकर एक औलाद की खातिर इंतहाई कदम उठा लेती है, जिसका जिक्र हमने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा या सुना होगा। इस जुर्म कहानी में ससुराल के तानों से तंग आकर खातून ने इंतहाई कदम उठा लिया। क्या कदम उठाया, वाकई की तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये ड्रामाई कहानी घूमती है शम्सा नदीम नामी खातून के गिर्द। शम्सा नदीम 8 साल से औलाद जैसी नेमत से महरूम थी और इसी वजह से अपने शोहर नदीम से आए रोज ताने सुन कर जहनी अजियत का शिकार हो चुकी थी। एक रोज शम्सा ने इन्हीं तानों से तंग आकर अपने शोहर को बताया कि वो उम्मीद से है। ये सुनना ही था कि नदीम का सख्त रवैया फौरन तब्दील हो गया। नदीम इसके बाद शम्सा का ख्याल भी रखने लगा और मोहब्बत से भी पेश आने लगा, लेकिन शम्सा भी जानती थी कि ये झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। वह नदीम को इसी धोखे में रखने के बहाने डॉक्टर से मुआयना भी कराने जाती रही और अपना साथ छुपाने के लिए डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया। डॉक्टर ने कुछ रकम की खातिर अपना ज़मीर बेच दिया और शम्सा के साथ मिलकर नदीम को धोखे में रखती रही। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इस ड्रामे का इख्तितामी वक्त भी करीब आ गया और अब इस झूठ को ख़त्म होना ही था। लेकिन शम्सा ने शोहर को सच बताने के बजाय एक घिनौने जुर्म का इर्तिकाब कर लिया। शम्सा मुल्तान के एक निश्चित अस्पताल में गई और नामौलूद बच्चों को तलाश करने लगी। इतने में उसकी नज़र एक माँ पर पड़ी जो अपने नामौलूद बच्चे को गोद में लिए मोहब्बत से बोसे दे रही थी। शम्सा इस खातून को मुबारकबाद देने गई और कुछ ही देर में इस खातून का एतमाद हासिल कर लिया। शम्सा ने इस माँ को बताया कि मेरी 8 साल से कोई औलाद नहीं हुई और अगर आप इजाज़त दे तो मेरे शोहर कमरे के बाहर मौजूद हैं, क्या मैं इनको बच्चा दिखाऊं? वो खातून शम्सा को इनकार ना कर सकी और उसे अपने बच्चे को कुछ पल के लिए कमरे से बाहर ले जाने की इजाज़त दे दी। माँ कुछ मिनट तक तो मुतमईन रही, लेकिन जब उसने देखा कि वक्त बहुत हो गया है लेकिन शम्सा उसकी औलाद वापस नहीं लाई थी तो उसकी परेशानी में इजाफा हो गया। इस खातून ने नर्स को आवाज़ देकर बुलाया और उसे मामले के बारे में आगाह किया। नर्स बच्चे को देखने कमरे से बाहर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के बाहर ना ही कोई खातून मौजूद थी, ना ही कोई शोहर मौजूद था और ना ही कोई बच्चा। नाजरीन, नर्स ने हर जगह देखा लेकिन उसे ना कहीं शम्सा मिली और ना ही वो नामौलूद बच्चा। शम्सा तब तक बच्चे को अस्पताल से अगवा करके इसी डॉक्टर के पास ले गई जिसके साथ मिलकर नदीम को धोखे में रख रही थी। डॉक्टर ने नदीम को अस्पताल बुलाया और सच बताने के बजाय डॉक्टर ने नदीम को मुबारकबाद दी और बताया कि आपकी बीवी की इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ी। डॉक्टर ने शम्सा के साथ मिलकर नदीम को मुकम्मल एतमाद दिलाया था कि ये औलाद उसी की है। वहाँ वो माँ अपने बच्चे को तलाश करती रही और बिल आखिर वर्षा ने पुलिस को वाक़ये की इतला दे दी और अपनी मुद्दत में अगवा का पर्चा पुलिस को दर्ज करवाया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। उनको सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर अगवा करने वाली खातून यानी कि शम्सा का मालूम हो गया
वो अब शम्सा की तलाश में जगह जगह छापे मारने लगे और उसे ढूंढने लगे। पुलिस को ये अंदेशा था कि कहीं ये वारदात किसी अगवा बराए तावान गिरोह से मुंसलिक न हो, लेकिन यहाँ माजरा कुछ और ही था। नाजरीन, नदीम और शम्सा बहुत खुश थे। उनके रिश्तेदार उनको मुबारकबाद देने आ रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त नहीं रह सकती थी। कुछ रोज बाद नदीम के घर का दरवाजा खटका। नदीम घर का दरवाजा खोलने गया तो दरवाजे की दूसरी तरफ पुलिस की वर्दी में खड़े अफसरान को देखकर वो दंग रह गया। पुलिस ने नदीम और शम्सा को गिरफ्तार कर लिया। शम्सा को तो सच मालूम था कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन नदीम ये बात सुनकर बौखला कर रह गया कि पुलिस उसे और शम्सा को अगवा बराए तावान गिरोह समझकर गिरफ्तार कर रही है। वो गिरफ्तारी के वक्त मुसलसल इस बच्चे को अपनी औलाद कहता रहा और पुलिस के तमाम इल्जामात की तरदीद करता रहा। बिलाखिर शम्सा ने सब कुछ सच बता दिया। नदीम सच सुनकर हवास बाख्ता हो गया। पुलिस भी ये जानने के बाद हैरान थी कि ये केस किसी गिरोह का नहीं बल्कि एक खातून के जज्बात का है। एक खातून के पास बच्चा नहीं हो रहा था 8 साल से। उसने डॉक्टर से बात की, उसने कहा कि इस तरह का कोई प्लान करके आपकी गोद हरी हो जाएगी, आपके घर वाले बिलीव करेंगे कि आपका ही ये बच्चा है। बाकायदा पिछले 9 महीने से वो अपने शौहर को ये बताती रही कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहा हूँ। फिर बताया गया कि अब मेरी प्रेगनेंसी होगी, अब बच्चा हो जाए। फिर वो बार बार निश्चित अस्पताल जाती रही है। पहले एक दिन गई है, वहाँ पे वो बच्ची उसने अगवा करने की कोशिश की, वो नाकाम हुई। दूसरे दिन ये उसने इंसिडेंट किया है। पुलिस ने शम्सा को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के बाद बच्चे को उसके असल वालिदैन के हवाले कर दिया और बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तर वाक़ये से आगाह किया। पुलिस का मजीद कहना था कि उनने इस वाक़ये में मुलव्विस डॉक्टर की तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। डॉक्टर की तलाश जारी है और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार करके करार वाक़ये सजा दिलाई जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने बहुत मदद की है। 2 दिन से लगातार मेहनत की है पंजाब पुलिस वालों ने। बहुत शुक्रगुजार है हम दोनों वालिदैन। ऐसे ही अंदर एक औरत आई और उसने कहा मेरी औलाद नहीं है, मुझे भी औलाद का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बच्चा सोया हुआ था, उसने उठाया और 1 मिनट के अंदर ही गायब हो गई। अब बच्चा मिल गया है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनके शुक्रगुजार है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि जब शादीशुदा जोड़े के यहाँ औलाद ना हो, हम उनका जीना मुहाल कर देते हैं। और इस कहानी में भी एक खातून ने चंद लम्हात की खुशियों के लिए खतरनाक खेल खेला और ना सिर्फ अपने शोहर को बल्कि अपने खानदान को बेवकूफ़ बनाया और उनके जज्बात के साथ एक घिनौना खेल खेला। लेकिन इसके पीछे बहुत से अनासिर मौजूद हैं कि जिसने खातून को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें और मामलात को उलझाने के बजाय, किसी के जज्बात से खेलने के बजाय, किसी माँ को उसके लगते जिगर से जुदा करने के बजाय हर कदम उठाने से पहले उसके अंजाम के बारे में ज़रूर सोचें। खुद को और दूसरों को धोखे में रखने के बजाय सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया जाए, फिर चाहे हकीकत कितनी ही तल्ख क्यों ना हो। नाजरीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से आए रोज़ कत्ल गारत और जराइम की हज़ारों खबरें सुनने को मिलती हैं और इन जराइम को रोकने के लिए हमारी और आपकी हिफाजत के लिए पुलिस का इदारा मौजूद है। नाजरीन, होना तो ये चाहिए कि ये कानून के रखवाले ही हमारी हिफाजत करें, लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान में आवाम के मुहाफिज ही दुश्मन बने हुए हैं। झूठ, फ्रॉड और रिश्वत लेने के हवाले से पुलिस का इदारा काफ़ी मशहूर तो है ही, लेकिन अब ये इदारा खुद सफाकियत के साथ आम आवाम को मौत के घाट उतारने पर भी उतर आया है। जी हाँ, पाकिस्तान के इलाके कसूर में ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां आवाम के मुहाफिजों ने खेली खून की होली। ये खूनी वारदात कैसे पेश आई, जानते हैं इस रिपोर्ट। रियासत ने मुल्ज़िमान की सजा के लिए एक दायरेकार बनाया है जिसमें मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब होना तो ये चाहिए कि चाहे कोई शख्स कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, इसे कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ निज़ाम के दरहम बरहम होने की वजह से हमारे इदारे में बैठी कुछ काली भेड़ें खुद को खुदा समझ बैठते हैं और आवाम की खिदमत करने के बजाय आवाम के साथ ही ज्यादती करने लग जाते हैं। मोहम्मद असद और फरियाद हुसैन नामी 2 नौजवानों को इक़दाम कत्ल और दीगर इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया और इनकी इंक्वायरी जारी थी। इनके खिलाफ अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की भी इजाज़त दे दी। वो कितने भी जराइम पेशा अफराद क्यों ना हो, इन्हें एक दायरे कार के तहत अगर वो कसूरवार हैं तो इन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए। लेकिन हुआ इससे
बिल्कुल बरअक्स। दोनों नौजवान हवालात में थे और अचानक कुछ पुलिस एहलकार हवालात में दाखिल होते हैं और इन पर तशद्दुद करते हुए इनको हवालात से बाहर ले जाते हैं। पुलिस एहलकारों ने बरामदगी की गर्ज से मोहम्मद असलम और फरियाद हुसैन को थाने से निकाला और अपने साथ बाहर ले गए। दोनों नौजवान इसी तजस्सुस में थे कि रात के इस पहर इनको कहां ले जाया जा रहा है और किस चीज की बरामदगी के लिए इनको ले जाया जा रहा है। दोनों नौजवानों की परेशानी और तजस्सुस में उस वक्त इजाफा हुआ जब गाड़ी आबादी से कहीं दूर वीराने में जा रही थी और हर तरफ गुप्त अंधेरा था। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक वीराने में गाड़ी रुकी और पुलिस एहलकारों ने मोहम्मद असलम और फरियाद हुसैन को गाड़ी से निकालकर अपने सामने खड़ा कर दिया। दोनों को दिल ही दिल में ये शुबा हो गया था कि ये वर्दी में मलबूस दरिंदे हमें किस गर्ज से वीराने में लेकर आए हैं, और इनका ये शक यकीन में तब तब्दील हुआ जब इन एहलकारों ने दोनों पर पिस्तौल तान लिया। असलम और फरियाद हुसैन अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन वर्दी में मलबूस दरिंदे ने इनकी एक ना सुनी। इन दरिंदों ने जरा सा भी तरस ना खाया। इन नौजवानों के साथ बेदिली के साथ गोलियां बरसा दी और इन्हें लहू लुहान कर दिया। वारदात के बाद एहलकारों ने इनकी लाशों को वहीं पर लावारिस छोड़ दिया और खुद जाए वकुआ से फरार हो गए। असलम और फरियाद हुसैन के वालिदैन को इस बात की परेशानी तो थी कि उनके लाल थाने में कैद हैं, लेकिन उनके वहम गुमान में ही ना था कि उनके बच्चों के साथ पुलिस खुद ऐसा वहशियाना सलूक कर सकती है। इन नौजवानों के वालिदैन के पैरों तले जमीन तब निकली जब उनको मालूम हुआ कि उनके नौजवान बेटे पुलिस की तहवील में कत्ल कर दिए गए हैं। उनको इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि जिनसे वो कुछ घंटे कबल वादा करके गए थे कि उन्हें बहुत जल्द जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, उन्हें पुलिस एहलकारों ने ही दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतार दिया है। इस वाक़े का सुनते ही अहले इलाका गमो गुस्सा हो गए कि हमारे ही मुहाफिज हमारे ही खून के प्यासे बने हुए हैं। वर्सा ने अपनी मुद्दत में वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया और इलाका डीपीओ समेत दीगर हुकाम से इंसाफ की अपील की। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। इलाका डीपीओ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वाक़े में मतलूब पुलिस एहलकारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। तमाम तर शवाहिद आने के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। नाजरीन, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो आम इंसान हो या खुद कानून का मुहाफिज। कानून सबके लिए यकसां होना चाहिए। इन नौजवानों पर जो इल्जामात थे वो बिलफर्ज सच भी थे, तब भी इन पुलिस एहलकारों को कोई हक हासिल नहीं था कि वो इस तरह इन नौजवानों को दरिंदगी के साथ कत्ल करें। इन नौजवानों को अदालत के फैसले के तहत सजा दिलवाई जानी चाहिए थी। एबीएन न्यूज इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की अपील करता है और उम्मीद करता है कि मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलाई जाए। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। ये कहानी 2 दिसंबर 2024 की शाम को शुरू होती है जब कराची के रहायशी मुबारक शाह को अपने एक बेटे की कॉल मौसूल हुई। घबराई हुई आवाज में उनके बेटे ने बताया कि बुरके में मलबूस 2 अफराद मुबैना तौर पर डकैती की गर्ज से उनके घर में घुस आए और घर में मौजूद खवातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं। मुबारक शाह उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। ताम एबीएन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि वो बेटे की कॉल के दौरान फोन पर शोर शराबा सुन सकते थे, जबकि बेटे का कहना था कि डाकुओं ने इस कमरे को अंदर से बंद किया हुआ था, जहां उन्होंने अहले खाना को जरगामाल बनाकर रखा हुआ था। इस मौका पर मुबारक ने अपने बेटे को हिदायत की कि वो इनके फरार का रास्ता रोकने के लिए घर के इस कमरे को बाहर से कुंडी लगा दें। मुबारक के बकौल इनके घर के गेट के सामने मौजूद दुकान के मालिक ने भी घर के अंदर से आने वाले शोर शराबे के बाद घर के मरकजी दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मुबारक शाह का खानदान कराची की एक रहायशी इमारत में रहता है, जिसके ऊपर और नीचे भी उनके रिश्तेदार रहते हैं। इस वाक़े का मुकदमा इस रोज़ 5:30 बजे मुबारक शाह की मुद्दत में थाना पीराबाद में दर्ज करवाया गया। एफआईआर के मुताबिक मुबारक ने बताया कि मुबैना डाकुओं ने एक कमरे में अहले खाना को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए कैश और सोने के जेवरात लेकर फरार होने लगे, मगर इसी दौरान उनके बेटे ने कुंडी लगा दी, जिस पर दोनों डाकू छत के जरिए दूसरे घर में दाखिल हो गए। मुबारक के मुताबिक बेटे की कॉल बंद होते ही उन्होंने 15 पर कॉल करके पुलिस को इस मामले की इत्तला दे दी। एफआईआर के मुताबिक इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए वकुआ पर पहुंची, दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुई कि इसी दौरान जान से मारने की गर्ज से घर में मौजूद मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी,
جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ FIR کے مطابق اس موقع پر پولیس اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی، جس سے دونوں پولیس ملزمان شہید ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے اس موقع پر ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والے اسلحے اور لوٹے گئے کیش اور زیورات کی تفصیلات کو بھی FIR کا حصہ بنایا ہے۔ مبارک شاہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے بیٹے کو کہہ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کروایا تو ساتھ والے پڑوسی نے باہر کا دروازہ بند کر دیا، جس کے باعث یہ ڈکیت لڑکے پھنس گئے، اور جب انہیں اس موقع پر اور کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے میری ایک بھتیجی کو یرغمال بنا لیا۔ مبارک کا دعویٰ ہے کہ جب وہ واردات کی اطلاع ملنے کے بعد گھر پہنچے تو پولیس وہاں موجود تھی اور ان سے اپیل کر رہی تھی کہ یرغمالی کو چھوڑا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے کوشش کی کہ اس موقع پر ملزمان کے ساتھ بات چیت کر لی جائے، مگر انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ بعد ازاں دونوں ملزمان کی شناخت بلاول اور نقاش کے ناموں سے ہوئی، تاہم مقدمے میں درج تفصیلات کے برعکس اس مبینہ ڈکیتی کے دوران ہلاک ہونے والے ایک نوجوان بلاول کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ان کے بچوں کو کسی واردات کے دوران نہیں بلکہ پولیس کسٹڈی میں ہلاک کیا گیا۔ اہل خانہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بچے بے گناہ تھے، جبکہ حکام کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ FIR میں درج کیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے مبینہ ڈاکوؤں کے اہل خانہ کی جانب سے احتجاج اور بیان کیے گئے واقعات میں تصادات کے بعد اس معاملے کی انکوائری SSP ڈسٹرکٹ ساؤتھ ساجد نے کی۔ انہوں نے 11 صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ میں نہ صرف FIR کے متن، اس کے لکھے ہوئے طریقے اور اس میں دی گئی ٹائم لائن میں تصادات کی نشاندہی کی۔ اس کیس سے متعلقہ کلیدی فرانزک اور کیمیائی جانچ کی رپورٹ زیر التواء ہیں، جبکہ کچھ اہم ڈیجیٹل اور فرانزک شواہد کو ابھی مزید تجزیے کی ضرورت ہے۔ حتمی فیصلے تک پہنچنے کے لیے تمام شواہد کی مکمل جانچ ضروری ہے، تاہم ذاتی سماعتوں، ریکارڈ شدہ بیانات، دستاویزی ثبوت اور انکوائری کے دوران کیے گئے مشاہدات کی بنیاد پر چند نتائج سامنے آئے ہیں۔ SSP ساؤتھ کی ابتدائی انکوائری رپورٹ میں جن تصادات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تفصیل میں جانے سے قبل اس واقعے سے منسلک چند کرداروں کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ پولیس کی تفتیش اور انکوائری رپورٹ میں 2 مبینہ ڈاکوؤں کے علاوہ اس معاملے میں 2 مبینہ خواتین سہولت کاروں کا بھی تذکرہ ہے، جن میں سے ایک بلاول کی دوست لبنہ ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق CDR کے تجزیے سے یہ معلوم ہوا کہ بلاول اور لبنہ گزشتہ 3 سال سے قریبی رابطے میں تھے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق دوران تفتیش لبنہ نے پولیس حکام کو بتایا کہ بلاول نے ان سے اپنے آپ کو درپیش معاشی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ڈبری نے پولیس حکام کو یہ بھی بتایا کہ بلاول نے انہیں کچھ دن پہلے 2 برقعے لانے کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں یہ برقعے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے درکار ہیں، تاہم پولیس کے مطابق بعد ازاں یہی برقعے واردات کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس انکوائری رپورٹ میں لبنی کی سگی بہن منیزہ کا بھی تذکرہ ہے، جو مبارک شاہ کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور اورنگی ٹاؤن میں ان کا اپنا بیوٹی پارلر بھی تھا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق منیرہ نے پولیس حکام کو بتایا کہ واردات کے دن مبینہ مرکزی ملزم بلاول نے انہیں کئی کالز کی، جبکہ CDR کے تجزیے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ واردات سے کچھ دیر قبل بلاول منیرہ کے بیوٹی پارلر والے ایریا میں موجود تھے اور ان کی لوکیشن ایک ہی تھی۔ مبارک شاہ کی جس بھتیجی کو ڈاکوؤں کی جانب سے مبینہ طور پر یرغمال بنایا گیا وہ انکوائری رپورٹ کے بقول منیرہ کی طالبہ تھی۔ انکوائری رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ تفتیش کی ابتدا میں دونوں بہنوں یعنی لبنی اور منیرہ نے اپنے اس پورے معاملے سے متعلق معلومات کو چھپایا اور اپنے موبائل فون بھی چھپا دیے۔ کال ریکارڈ کے تجزیے سے بعد ازاں معلوم ہوا کہ انہوں نے مبینہ مرکزی ملزم بلاول کے ساتھ فون پر ہونے والی گپ شپ کا ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کیا۔ مبارک شاہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے گھر کے بارے میں ڈاکوؤں کی اطلاعات منیرہ نے فراہم کی تھی، کیونکہ وہ بہت عرصے سے ان کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ منیرہ چونکہ کئی برسوں سے ان کے گھر میں آ رہی تھی، اس لیے انہیں اندازہ تھا کہ گھر میں پیسے زیور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے گھر کے داخلی اور خارجی راستوں سے بھی آگاہی کی۔ مرکزی ملزم بلاول کے چچا کا دعویٰ ہے کہ ان کا بھتیجا کسی خاتون نہیں بلکہ ایک نامعلوم کال ملنے کے بعد اپنے دوست نقاش کو لے کر اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں اس کا ماورائے عدالت قتل ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بلاول اور نقاش کی ایسی آڈیوز موجود ہیں جس میں وہ اپنے رشتہ داروں دوستوں کو میسج بھیج کر بتا رہے ہیں کہ ان کو ٹریپ کر کے ایک جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے اور یہاں پر ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ چچا کے مطابق نقاش نے مارے جانے سے قبل دوستوں اور رشتہ داروں کو کال کر کے ان سے مدد کی اپیل کی تھی۔ SSP ساؤتھ کی ابتدائی انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے
کہ عبداللہ بلڈنگ کی چھت پر موجود افراد اور سڑک پر موجود لوگوں کو ڈاکوؤں کی جانب سے مبینہ طور پر ایک لڑکی کو یرغمالی بنانے کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ راہگیر ڈاکوؤں اور جائے وقوع کے بہت قریب ہیں، مگر راہگیروں میں ظاہری طور پر کوئی ڈر، خوف اور پریشانی نہیں تھی۔ راہگیروں میں تشویش کا یہ فقدان رپورٹ شدہ واقعات کی صداقت کے حوالے سے اہم شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، خاص طور پر یہ دعویٰ کہ ایک لڑکی کو یرغمال بنایا گیا جیسا کہ FIR میں درج ہے۔ راہگیروں کے اس رویے اور ویڈیو کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ صورتحال ایک حقیقی یرغمالی صورتحال کا منظرنامہ نہ ہو۔ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ عبداللہ بلڈنگ میں چوتھی منزل پر جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ FIR کے مطابق مبینہ پولیس مقابلہ عمارت میں سیڑھیوں کے قریب ایک تنگ راہداری پر ہوا تھا، جہاں پر ملزمان نے مبینہ طور پر ایک لڑکی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ FIR کے مطابق پولیس کی جانب سے ملزمان پر 16 راؤنڈز فائر کیے گئے، جبکہ ملزمان نے 3 راؤنڈز فائر کیے تھے۔ تاہم جائے وقوع کے معائنے سے جو ایک تنگ راہداری ہے، پتہ چلتا ہے کہ دیواروں، چھت یا دروازوں پر گولیوں کے نشان موجود نہیں ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر کی چوتھی منزل پر ڈکیتی کی غرض سے جانے سے قبل انہوں نے گراؤنڈ فلور پر موجود CCTV سسٹم کو تباہ کر دیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکو اس بات سے کیسے واقف تھے کہ DVR کہاں انسٹال ہے۔ عام طور پر ایسے واقعات میں ڈاکو واردات سے قبل نہیں بلکہ واردات کے بعد CCTV فوٹیجز DVR کو تباہ کرتے ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے فوٹیج کو واردات سے پہلے تباہ کرنا بھی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، کیونکہ اس فوٹیج کو ختم کر دیا جو اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ واقعہ کس ترتیب میں اور کیسے پیش آئے۔ برقوں میں آ کے اندر گھسیں، تیسرے فلور پہ سیدھا گئے، وہاں سے پیسے اٹھائیں اور جو سونا مونا تھا وہ اٹھائیں۔ اس کے بعد فورس آ گئی، رینجر آ گئی، پولیس آ گئی، یہ سارے آ کے اور ان کو جو ہے نا مار دیا۔ ناظرین، واقعے پر نظر رکھنے والے ABN نیوز کے نمائندے کہتے ہیں کہ شروع میں تو یہ ایک سیدھا سادہ واقعہ لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو یہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں رہا۔ اس میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں اس واقعے کے متعلق متعدد سفارشات کرتے ہوئے کہا گیا کہ زیر التوا فورنزک اور کیمیکل رپورٹس کو جلد مکمل کروایا جائے اور مبینہ واردات میں استعمال ہونے والے اسلحے کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ گولیاں دور سے چلی تھی یا نزدیک سے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے بلاول اور نقاش کے موبائل فونز کا تجزیہ کروایا جائے، جبکہ جائے وقوع کا دوبارہ جائزہ لینا اور ثبوتوں کو محفوظ کرنا لازمی ہے۔ سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درج مقدمے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ اس ضمن میں مزید تفتیش کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کی سفارش کی ہے۔ ABN کے رابطہ کرنے پر کراچی پولیس نے بتایا کہ SSP ڈسٹرکٹ ساؤتھ ساجد سدوزئی کی ابتدائی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں اب SP انویسٹیگیشن ویسٹ 2 آصف سرفراز کی سربراہی میں ایک 3 رکنی ٹیم تشکیل دی جائے گی جو اس معاملے کی چھان بین کرے گی۔ اس ٹیم کے دیگر 2 اراکین میں DSP انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل محمد مقیم اور انسپیکٹر اعجاز بلوچ شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ گزشتہ سال 10 اگست کی رات 2:47 کا وقت تھا جب سرے پولیس کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ ایک لرزتی ہوئی آواز میں ہچکچاتے ہوئے مرد نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے کچھ زیادہ پیٹ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں ایک ظالم باپ ہوں۔ یہ شخص عرفان شریف تھا۔ کال ختم ہونے سے پہلے ہی پولیس اہلکار جارج وان واکنگ میں شریف خاندان کے گھر کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اوپر کی منزل پر اسے بستر کی چادر کے نیچے سے 10 سالہ سارہ شریف کی لاش ملی۔ تکیے کے ساتھ ہی ایک نوٹ موجود تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ عرفان نے اپنی بیٹی کو مارا اور اسے قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے علم ہوا کہ سارہ کی موت لاتعداد چوٹوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، سر پر بھی شدید چوٹ تھی، جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سارہ کو جلتی ہوئی استری سے بھی جلایا گیا تھا۔ مکان اور باغیچے کی تلاشی سے خون آلود کرکٹ بیٹ سمیت دیگر اشیاء بھی ملی۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی بچی کی زندگی کا اختتام تھا جس کی استانی کے مطابق سارہ سب سے زیادہ خوش سٹیج پر ہوتی تھی۔
सारा को गिटार बजाना पसंद था और उसका सबसे पसंदीदा रंग गुलाबी था। सारा को खाने में चिकन बिरयानी पसंद थी। अदालत में समाअत के दौरान ज्यूरी ने सारा के वालिद इरफान और उसकी सौतेली वालिदा बिनिश को कत्ल का मुजरिम करार दिया। सारा के चचा फैसल मलिक को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें एक बच्चे के मौत की वजह बनने के इल्जाम में मुजरिम करार दिया गया। 8 हफ्तों पर मुहित समाअत के दौरान एक ऐसी बच्ची की तस्वीर उभर कर सामने आई जिसे उसके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। वो लोग जिन पर उसे एतमाद होना चाहिए था। सारा की तस्वीर में उनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा गया, लेकिन घर पर उन्हें पीटा जाता था। मुकदमे में बार बार ये बात सामने आई कि पुलिस और स्कूल इंतजामिया उनके घर वालों के रवैये के बारे में जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी जिंदगी नहीं बचा पाया। नाजरीन, सारा 3 साल की उम्र में 2 बार फॉस्टर केयर जा चुकी थी। उनकी मुख्तसर सी जिंदगी तशद्दुद में घिरी रही। 11 जनवरी 2013 वैक्सम अस्पताल में पैदा होने वाली सारा शरीफ के वालिद पाकिस्तान से तालीम हासिल करने बरतानिया आए थे। उन्होंने सारा की वालदा ओल्गा रोमन से 2009 में शादी की, जो पोलिश शहरी थी और महदूद अंग्रेजी बोल सकती थी। सारा की पैदाइश से कबल ही यह खानदान पुलिस की नजर में आ चुका था। रिकॉर्ड के मुताबिक 2010 से 2012 तक पुलिस का 4 बार इस जोड़े से आमना सामना हुआ। स्टेट काउंटिंग काउंसिल चिल्ड्रन सर्विस भी 2010 से राब्ते में थी। इसकी वजह उनका एक और बच्चा था, जिसे नजरअंदाज करने के साथ साथ खानदान में तशद्दुद का मामला भी था। इस बच्चे को अदालत में जेड का नाम दिया गया। 2010 में जेड एक दुकान में तन्हा पाया गया जब वो सिर्फ 3 साल का था। इसी साल इरफान शरीफ को ओल्गा पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया। लड़ाई के दौरान इरफान ने जेड को भी मारा, जिसकी कमर पर एक हाथ का निशान बन गया। 2011 में जेड ने स्कूल में बताया कि उसके वालिद ने उसे पीटा है और अगले साल उसने बताया कि उसकी वालिदा ने उसे पीटा है। बच्चे के जिस्म पर जलाए जाने के निशानात देखे गए और एक और मौका पर वो फिर तन्हा पाया गया। इस बार वो घर से तकरीबन निस्फ मील दूर था। 2013 में एक और वाकया हुआ जिसमें जेड को इस्त्री से जलाया गया था। सोशल वर्कर्स ने घर का दौरा किया तो देखा कि बच्चों के कमरे में बल्ब ही नहीं है। उसका मतलब था कि सारा पैदाइश से पहले ही एक अदालती हुक्मनामे के तहत हिफाजत की हकदार हो चुकी थी। मकामी हुकाम के पास बाकी 2 बच्चों समेत सारा की कानूनी जिम्मेदारी का इख्तियार था और सोशल वर्कर बाकायदगी से घर का दौरा करते थे। सारा को पहली बार नवंबर 2014 में फॉस्टर केयर में लाया गया जब वो सिर्फ 2 साल की थी। इस वक्त जेड ने शिकायत की थी कि ओल्गा ने जोर से उसको काटा था, जबकि इरफान ने मुक्का मारा था। फॉस्टर केयर मुंतजमीन ने देखा कि सारा और दूसरे बच्चे यू के जिस्मों पर ऐसे निशान थे जैसे जलते हुए सिगरेट से लगाए गए हों। ओल्गा और इरफान के मुताबिक ये चिकन पॉक्स बीमारी के निशान थे। 2015 में ओल्गा ने इरफान पर इल्जाम लगाया कि उनको और उनके बच्चों को पीटा गया। उन्होंने पुरतशद्दुद रवैये का इल्जाम लगाया। ताहम इन इल्जामात पर अदालत में कार्रवाई से कबल इरफान शरीफ ने घरेलू तशद्दुद के बारे में एक तालीमी कोर्स करने की हामी भर ली। सिरे पुलिस इस बात से वाकिफ थी कि इससे कबल इरफान के खिलाफ पुरतशद्दुद रवैये की शिकायत सामने आ चुकी हैं। उनकी 2 साबका गर्लफ्रेंड्स ने 2007 और 2009 में उन पर इल्जाम लगाया कि उनको कैद किया गया। अभी सारा 2 साल की भी नहीं हुई थी कि वो और यू घर वापस आ गई। ताहम जेड फॉस्टर केयर में ही रहा। एक ही साल बाद जब ओल्गा तशद्दुद का इल्जाम लगाकर घर छोड़ गई तो सारा फिर से फॉस्टर केयर में पहुंच गई। उनके वालिदैन की अलहदगी के बाद वो अपनी वालदा के साथ रही। इरफान शरीफ को सिर्फ महदूद हद तक उनसे मिलने की इजाजत थी। कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान एक सोशल वर्कर ने बताया कि जब एक बार इरफान सारा से मिलने गया तो बच्ची ने चीख कर कहा कि चले जाओ। उन्होंने ये भी बताया कि यू ने एक बार कहा था कि उनके वालिद ने उनकी वालदा को मुंह पर मारा और उनका खून निकल आया था। इरफान की ओल्गा से अलहदगी से कबल बिनिश से मुलाकात हो चुकी थी, जिससे तारुफ टैक्सी कारोबार की वजह से हुआ। इस दौरान सारा अपनी हकीकी वालिदा के साथ रिहाइश पजीर थी और लग रहा था कि उनकी जिंदगी में आखिरकार सुकून आ गया है। लेकिन 2019 में इरफान के मुताबिक सारा ने उनको बताया कि ओल्गा उन पर तशद्दुद करने लगी है। फैमिली कोर्ट के दस्तावेजात के मुताबिक सारा ने कहा कि ओल्गा ने उनको लाइटर से जलाने और डुबोकर मारने की कोशिश की। सारा ने यह भी कहा कि उनकी वालदा ने उनको थप्पड़ मारे और उनके बाल खींचे। इरफान शरीफ ने चंद इल्जामात एक वीडियो पर भी रिकॉर्ड किए। ये वाजे नहीं कि क्या इरफान ने ऐसा करने में सारा की हौसला अफजाई की। एक बार फिर सोशल सर्विस तक मामला पहुंचा, जिन्होंने जायजा लिया कि सारा को किसके साथ रहना चाहिए और इरफान शरीफ के माजी के रवैये के बावजूद सिफारिश की गई कि सारा और यू इरफान शरीफ के साथ रहें। अक्टूबर 2019 में गुलफोर्ड की फैमिली अदालत ने इत्तेफाक किया कि सारा को अपने वालिद और सौतेली वालिदा के साथ मुंतकिल हो जाना चाहिए। फैसला सुनाने वाले जज माजी के इल्जामात से भी वाकिफ थे। ओल्गा ने इस मुआहदे से इत्तेफाक किया और उनको हफ्ते के दिन 2 घंटे के लिए मुलाकात की इजाजत दी गई, जिसकी सरपरस्ती बिनिश बतूल को सौंपी गई।
ताहम बाद में सारा का अपनी वालिदा से राब्ता खत्म हो गया। इरफान शरीफ और बिनिश एक छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर थे और सारा को मकामी सेंट मैरी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। ताहम हमसायों को वाज़ेह था कि घर में सब अच्छा नहीं है। एक हमसाय ने अदालत को बताया कि उनको चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक बार उन्होंने अदालत को बताया कि जब ये आवाजें बहुत बुलंद हो गई तो उन्होंने जाकर पूछा कि क्या सब ठीक है, और बिनिश ने हाँ का जवाब देते हुए दरवाजा बंद कर दिया। एक और हमसाय के मुताबिक इस घर में सिर्फ तब खामोशी होती जब इरफान और उनके घर वाले बाहर जाते। अदालत को बताया गया कि ताहम किसी भी हमसाय ने कभी पुलिस या सोशल सर्विस को शिकायत नहीं की। दिसंबर 2020 में बिनिश ने अपनी बहन कंदीला सबूही को सारा की चंद तस्वीर इरसाल की, जिनमें उनके चेहरे और बाजू पर चोटों के निशान वाज़ेह थे। अगले 2 साल बिनिश ने अपनी बहनों को अक्सर ऐसे पैगाम भेजे जिनमें कहा जाता था कि इरफान सारा को बहुत मारता है और वो चल नहीं पाती। एक रात ऐसे ही एक पैगाम के मुताबिक सारी रात इरफान ने सारा से मुशक्कत करवाई। एक पैगाम में बिनिश ने लिखा कि सारा को बचाने के लिए इरफान को धक्का देना पड़ा। बिनिश या उनकी बहनों में से भी किसी ने पुलिस या सोशल सर्विस को इत्तला नहीं दी। बिनिश ने अपने अहले खाना को बताया कि सारा से स्कूल में बुरा सलूक किया जाता है। उनकी स्कूल टीचर हेलन समर के मुताबिक सारा आसानी से दोस्त नहीं बनाती थी, लेकिन उसको स्टेज पर गाना और परफॉर्म करना अच्छा लगता था। हेड टीचर जैकी चैम्बर्स के मुताबिक सारा पुरएतमाद, हंसमुख, जिंदगी और तवानाई से भरपूर बच्ची थी। 2022 में जब सारा को स्कूल से हटा लिया गया तो खदशात बढ़ने लगे। हेलन समर के मुताबिक ये अजीब बात थी, ताहम सारा सितंबर में स्कूल लौट आई। इसी दौरान सारा ने हिजाब करना शुरू कर दिया। जुलाई 2022 की एक वीडियो में जो ज्यूरी को समाअत के दौरान दिखाई गई, इरफान शरीफ सारा को 4 बार थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। हिजाब के बावजूद मार्च 2023 तक हेलन समर सारा के चेहरे पर चोटों के निशान देख रही थी। उनके मुताबिक ये ताज़ा निशान नहीं थे। सारा ने कहा कि वो रोलर स्केटिंग करते हुए गिर गई थी, लेकिन उसका बयान दुरुस्त नहीं लग रहा था। सारा ने एक दोस्त से कहा कि वो साइकिल से गिर गई थी। स्कूल इंतजामिया ने सोशल सर्विस से राब्ता किया और एक बार फिर स्ट्रे काउंटी काउंसिल के चिल्ड्रंस सर्विस तक मामला पहुंचा। 6 दिन की तफ्तीश हुई और काउंसिल ने स्कूल को बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ताहम उन्होंने स्कूल इंतजामिया से सूरत हाल पर नजर रखने को कहा। ये सब 2010 से पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद हुआ। अदालत में बताया गया कि बिनिश सारा को स्कूल छोड़ते हुए पंजाबी जुबान में गालियां भी देती थी। 28 मार्च को सारा एक और चोट के जख्म के साथ स्कूल पहुंची। बिनिश ने कहा कि ये चोट पेन की वजह से थी। स्कूल ने ये सब नोट कर लिया। अगले माह इरफान अपने घर वालों के साथ वॉकिंग में एक बड़े मकान में मुंतकिल हो गए। सारा के चचा भी उनके साथ रह रहे थे। इस वक्त के बाद सारा स्कूल नहीं गई। इरफान ने सेंट मैरी स्कूल इंतजामिया को एक ईमेल लिख दी कि सारा अब घर पर ही पढ़ रही है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से सारा पर नजर रखने का सिलसिला भी खत्म हो गया। वॉकिंग में इरफान शरीफ के हमसाय में रहती थी। वो अक्सर सारा को बागीचे में देखती थी। उनके मुताबिक सारा एक छोटे बच्चे का ख्याल रखती थी। ताहम जूडी ने ना तो कभी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और ना ही कभी सारा को चोटों के निशान के साथ देखा, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा और ये अजीब बात थी। इसके अलावा कोई मशकूक चीज नहीं नजर आई। 25 मई को बिनिश ने अपनी बहन को एक पैगाम भेजा और लिखा कि उसने पागलों की तरह उसे पीटा। उसकी ऑक्सीजन कम हो गई और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सारा की जिंदगी के आखिरी अयाम में उन पर होने वाले तशद्दुद बढ़ता चला गया। इरफान शरीफ ने अदालत में इकरार किया कि उन्होंने क्रिकेट बैट और धाती डंडे से सारा को पीटा था। ताहम सारा के जिस्म पर दांत से काटने के निशान इरफान शरीफ के दांतों के नमूनों से नहीं मिले। इरफान ने सारा को इस्त्री से जलाने की भी तरदीद कर दी। आखिरी हफ्तों में सारा की हड्डियां 25 बार टूटी, लेकिन उनको एक बार भी अस्पताल नहीं ले जाया गया। अगस्त में फ्यूना, जो इरफान के मकान के अकब में रहती थी, एक चीख उनको सुनाई दी। 6 अगस्त को सारा को घर पर टीवी के सामने डांस करते हुए एक वीडियो में देखा गया, जिसमें वो बज़ाहिर ठीक थी। इसी दिन उनकी सौतेली वालदा के वकील के मुताबिक इरफान ने उनको एक बार फिर पीटा। ओल्ड वैली क्राउन कोर्ट ने बर्तानिया में मासूम बच्ची सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 और सौतेली मां बिनिश बतूल को 33 साल कैद की सजा सुनाई। सारा शरीफ कत्ल केस में ओल्ड वैली क्राउन कोर्ट ने वालिद और सौतेली मां को मुजरिम करार दिए जाने के बाद सजा सुनाई। फैसले में कहा गया कि 43 साल वालिद और 30 साल वालिदा उम्र कैद की कम से कम मुद्दत बिल तरतीब 40 और 33 साल काटने के बाद भी मरते दम तक लाइसेंस पर जेरे निगरानी रहेंगे और खिलाफ वर्जी पर दोबारा जेल जाना होगा। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। इसका फैसला पैरोल करेगा। अदालत ने सारा शरीफ के चचा
29 साल फैसल मलिक को जुर्म छुपाने, खामोश रहने और मुआवनत पर 16 साल की कैद की सजा सुनाई। हम आपको बताते चलें कि सारा शरीफ की लाश उसके बेडरूम से 10 अगस्त को मिली थी, जबकि उसके वालिद इरफान शरीफ, सौतेली मां बिनिश बतूल और चचा पाकिस्तान फरार हो गए थे। बरतानिया पुलिस की जानिब से कहा गया था कि सारा के वालिद, चचा और सौतेली मां सारा की लाश मिलने से चंद घंटे कबल ही पाकिस्तान रवाना हो गए थे। सारा से मुतल्लिक इत्तला पाकिस्तान से उसके वालिद ने इमरजेंसी नंबर पर दी थी। बरतानिया की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान से राब्ता किया गया। एक माह बाद बरतानिया वापस आने पर तीनों को जहाज से ही हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, 8 अगस्त को सारा की हालत खराब होना शुरू हुई। इरफान शरीफ ने फर्ज कर लिया कि वो ड्रामा कर रही है और फिर सारा को धाती डंडे से दोबारा पीटा गया। इसी रात दूसरे बच्चे, जिसका नाम यूं बताया गया, उसने एक दोस्त को टेक्स्ट मैसेज किया, हेलो अर्जेंट, मेरी बहन मर गई है। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि सारा की मौत एक ऐसी बच्ची की जिंदगी का इख्तिताम था जिसके लिए तशद्दुद एक आम सी बात हो चुकी थी। सोशल सर्विस 13 साल से इस खानदान के बारे में वाकिफ थी। वालिद को 3 बार पुरतशद्दुद रवैये की वजह से हिरासत में लिया गया था, जबकि स्कूल इंतजामिया ने 12 खदशात का इजहार किया था। इन तमाम वजूहात के बिना पर सवाल उठता है कि क्या सारा को बचाया जा सकता था? नाजरीन, जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।